हेलो दोस्तों, डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट लाया जाता है और उसे पूरे अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया जाता है, ताकि आप अगर एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाए और आप क्या पढ़े क्या ना पढ़े आप अच्छे ढंग से उसको चेक कर ले कि आपका कौन सेगमेंट कौन कमज़ोर है कौन अच्छा है। अगर कमज़ोर है तो उसमें कितना पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ताकि आपका मार्क्स अच्छा आ पाए। इसलिए 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। आज का पहला क्वेश्चन, उत्तरी मैदान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सबसे उपजाऊ है। यानी उत्तरी मैदान का कौन ऐसा क्षेत्र है जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खादर। खादर उत्तरी मैदान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। अब बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि खादर क्या है। खादर खादर एक ऐसा भूभाग, मतलब एक ऐसा जमीन जहाँ पर प्रति वर्ष बाढ़ की पानी आती है, और बाढ़ की पानी आने के कारण क्या होती है, पानी के साथ साथ बाढ़ वाली मिट्टी भी आती है, और वो जो मिट्टी आती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, जिसके कारण खादर यानी जो जमा जगह होगा वहाँ पर उपजाऊ क्षमता हमेशा बनी रहती है। यानी यह जगह पर अगर किसी चीज़ की खेती करेंगे तो उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। इसलिए खादर क्या है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र उत्तरी मैदान का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसकी आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 में हुआ था और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, यानी यह एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। और पेनिसिलिन पेनिसिलिन क्या है, यह एक एंटीबॉडी है। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है ब्रूम एंड ग्रूम। ब्रूम एंड ग्रूम पुस्तक के सह लेखक कौन है, यानी को जो ये राइटर है ये कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है और आपका सही जवाब इसमें बताना है। तो अगर आप बना चुके होंगे तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 नंबर है ऑप्शन सी, किरण बेदी। किरण बेदी इसकी को ऑथर है। यानी यह पुस्तक 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, एक तो किरण बेदी है, दूसरा है पवन चौधरी। पवन चौधरी और किरण बेदी दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा और 2010 में इस पुस्तक को लिखा गया। 6 मंथ में यह पुस्तक बेस्ट सेलर बन गया था। यह पुस्तक जो है ब्रूम एंड ग्रूम, यह हाइजीन और मैनर पर लिखा गया है। ब्रूम का मतलब होता है क्लीनिंग हाउस और ग्रूम का मतलब क्या होता है, मैनर। तो इससे रिलेटेड ये पुस्तक लिखा गया है। आगे चलते, किरण बेदी कौन थी, तो किरण बेदी पहली महिला आईपीएस थी। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्रीय बजट 2019-20 में वर्णित है। कौन सी योजना ऐसी है जिसे केंद्रीय बजट, केंद्र सरकार का जो बजट होता है 2019-20 में, उसमें इस बात की चर्चा की गई थी। तो अगर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक योजना आई हुई थी जिसका वर्णन केंद्रीय बजट 2019-20 में था। इसमें था क्या कि कोई भी व्यक्ति, असंगठित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जिसकी सैलरी 15,000, मासिक सैलरी 15,000 से कम है और वह व्यक्ति 18 साल से 40 साल के बीच की आयु वाला है, तो वो क्या कर सकता है, एक स्कीम है जिसका नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। इस योजना के तहत वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसमें 60 साल के बाद उसे 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी और इसमें एज के अनुसार उसको प्रत्येक महीना में अपना कंट्रीब्यूशन भी देना होगा। यह कंट्रीब्यूशन 55 रुपया से लेकर 220 रुपया प्रति माह तक है। तो ये था प्रधानमंत्री श्रम मंत्री योजना। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपियन एथलीट ब्रूनी सूरी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। आप लगातार देख पा रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कौन खिलाड़ी किस देश से संबंधित है, किस खिलाड़ी कौन क्षेत्र से संबंधित है, तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं ब्रूनी श्रीन किस देश के हैं। तो ब्रूनी श्रीन यह कनाडा से हैं। कहाँ से हैं, किस देश से हैं, तो ये कनाडा से हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ यह कहाँ स्थित है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपको निश्चित तौर पर यह पता होगा और नहीं पता होगा तो आज आप सीख लेंगे जो कभी नहीं भूलेंगे। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह आपका ऑस्ट्रेलिया में है।
ऑस्ट्रेलिया में है और यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और विलक्षणपूर्ण यह मूंगे की एक चट्टान है, यानी मूंगा का चट्टान सबसे बड़ा कौन है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द फुल फॉर्म ऑफ INTACH, इंटेक का फुल फॉर्म क्या है, इंटेक का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ये फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। गुफा से क्वेश्चन पूछ सकता है, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई फेमस जो मोनूमेंट होता है, बिल्डिंग होता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो चलिए देखते हैं बाघ की गुफाएं किस राज्य में है। तो बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट में है बाघ की गुफाएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कर्तनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य यह किस राज्य में है, कर्तनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, कर्तनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ये भारत और नेपाल की जो सीमा है, भारत और नेपाल की सीमा के पास ये है, यह यूपी के बहराइच जिला में है और यह लगभग 400 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में, यानी काफ़ी बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द बैचलर ऑफ आर्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। इस पुस्तक के लेखक का आपका नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, आर के नारायण इस पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक 1937 में आया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, यानी किस हाई कोर्ट के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप दोनों आता है, किस हाई कोर्ट के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप दोनों आता है। और आपका सही जवाब देखते हैं क्या आता है। तो सही जवाब होगा इसका, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एर्नाकुलम हाई कोर्ट है, इसके अंतर्गत केरल भी आता है और यह लक्षद्वीप भी आता है। ऐसे संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन ये भी प्रावधान है कि एक हाई कोर्ट को संसद चाहे तो कानून बना के उसमें 2 या 2 से अधिक राज्य को या एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश महिलाओं को मतदान का अधिकार देने के लिए सबसे पहले था, यानी सबसे पहले महिलाओं को मतदान देने का अधिकार किस देश ने शुरू किया हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में इसका शुरुआत हुआ था महिलाओं को मतदान देने की अधिकार। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट का सह संस्थापक है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट से आप लोग सभी शॉपिंग करते होंगे, यह एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ई कॉमर्स के मतलब जिसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो इसके संस्थापक का नाम पूछ रहा है, इसका संस्थापक 2 आदमी ने मिलकर किया, तो इसमें बतला रहा है कि इसमें को संस्थापक कौन है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिन्नी बंसल। इसे 2 आदमी ने मिलकर किया था, एक तो विनी बंसल थे, दूसरा कौन थे, सचिन बंसल, यानी सचिन बंसल और विनी बंसल दोनों ने मिलकर फ्लिपकार्ट की स्थापना की हुई थी। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुआ था और प्रेजेंट टाइम पे फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है यह बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। यह वॉलमार्ट की एक कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक विज्ञान में सेवरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार किस स्मृति में हर साल प्रदान किया जाता है। ये जो पुरस्कार है सेवरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार, यह किसके स्मृति में, किसके याद में हर साल दिया जाता है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया हुआ था, नोबेल पुरस्कार इनके याद में ही दिया जाता है और इनके स्मृति में भी सेवरिक्स रिक्सबैक पुरस्कार भी दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 15, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? आपको पता होगा कि संविधान में 3 सूचियां हैं और यह संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान के 7वीं संविधान की 12 अनुसूची है, इसमें से 7वीं अनुसूची में खेल से रिलेटेड बात है कि खेल को किस क्षेत्र में, सॉरी खेल को नहीं, 7वीं अनुसूची में सूची रखा गया कि सूची को 3 भाग में बांटा गया, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। तो जो भी संघ सूची है, संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं। इस पर संघ की सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय है जिस पर सामान्यतः राज्य सरकार कानून बनाती है, इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय है जिस पे दोनों कानून बनाती है। तो उसमें से पूछ रहा है खेल किस विषय के अंतर्गत आता है, तो खेल आता है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के अंतर्गत खेल आता है। लेकिन इस पर एक संशोधन आया था कि खेल को राज्य सूची में न रखें बल्कि इसको समवर्ती सूची में किया जाए, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सके। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सुभाष चंद्र बोस ने किस सन में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष बने हुए थे? आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने हुए थे, तो हरिपुरा में बने थे। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। तो देखते हैं कि हरिपुरा में कब बने हुए थे, तो ऑप्शन 1 1938 में हरिपुरा में बने हुए थे और 1939 यानी लगातार 2 बार बने हुए थे। 1939 में बने हुए थे ये त्रिपुरी में और 1938 में बने हुए थे हरिपुरा में। तो 1938 में जब ये बने हुए थे तो ये कांग्रेस में महात्मा गांधी के प्रिय बोला जाता था पटाभी सीतारमैया, इन्होंने पटाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। इसी कारण महात्मा गांधी और उनके जो अनुयायी थे वो सुभाष चंद्र बोस से नाराज थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि ये लोग नाराज है तो उसके बाद उन्होंने खुद ही कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया और ये जाकर क्या किए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए हुए थे। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर से दक्षिण तक अनेक उनके स्थान को मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ इसे सजाना है, ऐसा क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत सारी जगह का नाम दिया हुआ है, इसमें बतलाना है कि कौन ऐसा जगह है जो उत्तर से दक्षिण तक है उसका सही मिलाप है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 1 3 4 2। सबसे उत्तर में क्या है, सबसे उत्तर में है नानामाला हिल, 3 में उसके बाद क्या है पालकोंडा हिल, 4 में क्या है जयवादी हिल्स और 2 में क्या है सैबरेली। तो ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 यानी ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका सही क्रम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्रधानमंत्री। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये ही इसके अध्यक्ष हैं। किसके? राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पास सही तरीके से उसके स्थान से मेल नहीं खाता? इसमें कौन सा ऐसा पास है जो सही तरीका से ठीक नहीं है, यानी कौन ऐसा दर्रा है जिसका मिलाप सही किया गया है? तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन 3 इसमें क्या है गलत है, बाकी सब सही है। जैसे जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मानस दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है। लेकिन शिवकिला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में दिया हुआ है, ये गलत है। जबकि शिवकिला दर्रा कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। अगर हिमाचल प्रदेश रहता तो वो सही जवाब रहता। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस किसान में भाग लिए? उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बड़े नेता बने और उनके ये एक बड़े लीडर बने और आंदोलन तक, भारत की आज़ादी तक वो एक बड़े नेता के रूप में रहे। बताना कि किस किसान आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बरदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया हुआ था। बरदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इसमें गांधी जी भी पार्टिसिपेट किए हुए थे। गांधी जी की और सरदार पटेल की मीटिंग हुई थी और सरदार पटेल इसके बाद एक काफ़ी बड़े नेता के रूप में उभरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 21, रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है?
रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी किस बीमारी की यह एक वैक्सीन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 डायरिया, यानी दस्त की जो बीमारी होती है इसकी वैक्सीन है क्या है, रोटा वायरस वैक्सीन। आपको पता होगा कि नवजात जो बच्चे होते हैं तो नवजात बच्चे को अब तक 8 उसको क्या किया जाता था, इंजेक्शन दिया जाता था, इंजेक्शन ही वैक्सीन दिया जाता था, लेकिन अब नवा वैक्सीन दिया जाता है किसका, रोटा वायरस यानी डायरिया का भी वैक्सीन उसे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, IUCN के अंतर्गत बाघ किस श्रेणी में आता है, बाघ को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसका सही जवाब देखते हैं ऑप्शन ए इंडेंजर्ड, यानी बाघ को खतरे की श्रेणी में रखा गया है, यानी यह विलुप्त होने वाली प्रजाति है, इसकी प्रजाति दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, घटती जा रही है, इसलिए इसको खतरे की श्रेणी में रखा गया है। IUCN के अंतर्गत विश्व भर में जो भी प्राणी है जो विलुप्त हो रहे हैं या जंगल में जिनकी संख्या घट जा रही है, जो कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनकी एक श्रेणी बनाई जाती है, इसी श्रेणी में बाघ को खतरे की श्रेणी में रखा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रकाशित करता है, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CSO, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहाँ है, तो यह नई दिल्ली में, यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, वैभव यादव निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, यानी वैभव यादव का संबंध किस खेल से है, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बॉक्सिंग, वैभव यादव एक बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है, गोवा का क्षेत्रीय संगीत का नाम बताना है, 4 ऑप्शन दिया है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 नंबर इसका मांडो गोवा का क्षेत्रीय संगीत है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यह इसका आंसर है। अगर आप प्रैक्टिस सेट के रूप में इसे बनाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर इसका PDF मिल जाएगा, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे प्रैक्टिस सेट के रूप में कर सकते हैं। यह सब करेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने में मदद करेगा कि आपका तैयारी कितना हद तक है, आपको किस क्षेत्र में और मेहनत करनी है और कितना मेहनत करने से आपका सिलेक्शन होगा। ये आपका एक मैप तैयार करेगा। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल पर डेली एक सेट आता है जो आप बनाएंगे, आपके एग्ज़ाम तक डेली इसका प्रैक्टिस सेट आएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।